छिंदवाड़ा में बीजेपी ने फूंकी जान, नाथ ने छिंदवाड़ा में संभाली कमान। 2023 के लिए जमीन हो रही तैयार, सीएम अफसरों पर कस रहे हैं लगाम। भले ही अभी 2023 के चुनाव दूर हो, लेकिन निकाय चुनाव के जरिए विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार की जा रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के गढ़ में बीजेपी डटी हुई है। सीएम शिवराज लगातार यहां सभाएं कर रहे हैं। सीएम यहां के अफसरों पर लगाम तो कस ही रहे हैं, साथ ही बीजेपी के पक्ष में माहौल भी बना रहे हैं। इधर बीजेपी संगठन ने भी इन चुनाव में जान फूंक रखी है। छिंदवाड़ा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा प्रचार करने पहुंचे, यानी मैसेज साफ है कि बीजेपी ने इन चुनाव के साथ 2023 की तैयारी भी कर रखी है। आप बताओ, कभी कांग्रेस ने फ्री में राशन दिया था क्या? जोर से बोल के बताओ, दिया था क्या? मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना कमलनाथ ने बंद कर दी थी। संबल कमलनाथ जी ने बंद कर दी थी। 1.25 साल क्या आए, हमारी सारी योजनाएं खा गए, बंद कर दी। अब हमने फिर से चालू कर दी है। जिस प्रकार का माहौल मैं जब पूरे चुनावी क्षेत्र में घूम रहा हूं और जिस प्रकार का जनता का आशीर्वाद और स्नेह जो दिखाई देता है, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि 46 की 46 नगर पालिका नगर परिषदें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। जो जनता जनार्दन का स्नेह और आशीर्वाद आज इस क्षेत्र में और संपूर्ण क्षेत्रों के अंदर जो दिखाई देता है। छिंदवाड़ा में दूसरे चरण में हो रहे निकाय चुनाव में कमलनाथ भी कमान संभाले हुए हैं, क्योंकि वो भी समझ रहे हैं कि अगर इन चुनाव में जीत हुई तो कार्यकर्ताओं का मनोबल तो बढ़ेगा ही, साथ ही बीजेपी पर भी वो मनोवैज्ञानिक दबाव बना सकेंगे। शिवराज सिंह जी का खाना तभी हजम होता है जब वे घोषणा करें रोज और झूठ बोले। हर बात में झूठ बोलते हैं। कल आए सौंसर में कहते हैं, या दमुआ में कमलनाथ ने संबल योजना बंद कर ली। अब कितना झूठ। मैंने तो पेंशन बढ़ाई थी, आप तो पेंशन बांट नहीं रहे। मैंने तो 300 रुपए से 600 रुपए पेंशन करी थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक चुनाव के जरिए खुद को परख रहे हैं, साथ ही एक दूसरे पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी बना रहे हैं। हालांकि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में निकाय चुनाव का कितना असर पड़ेगा, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन दोनों दलों को ये अंदाजा लग ही जाएगा कि जनता क्या मन बनाए बैठी है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है मिशन 2023 से पहले टेस्ट। मध्य प्रदेश का चुनावी रण भी कितना रोचक है, खासतौर से अगर 2018 के बाद की हम बात करें कि दोनों ही पार्टियां, चुनाव कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, युद्ध कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन हमने इसके पहले मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास पर भी नज़र डालें तो चाहे पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव हमने भी देखे हैं, आपने भी देखे हैं, लेकिन इस किस्म की टसल दोनों पार्टियों की हमने इसके पहले शायद नहीं देखी है। वजह एक ही है, 2018 का चुनावी इतिहास। सत्ता में आती है पहले कांग्रेस, सरकार अपनी नहीं सुरक्षित रख पाती है, अपने ही अंतर्विरोधों के चलते सरकार गिरती है और बीजेपी आती है। इसलिए दोनों दल ये मान कर चल रहे हैं इस बार कि लड़ाई कठिन भी है और वो कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहते हैं एक दूसरे को कि इनको ये कहने का मौका मिले कि हम कमज़ोर हैं, यानी कांग्रेस कमज़ोर है, और बीजेपी को ये मौका मिले कि बीजेपी कमज़ोर है कांग्रेस के लिए। तो दोनों ही दल पूरा जोर लगाते हैं। मुख्यमंत्री की चुनावी सभाएं देखकर तो ऐसा लगता है कि हम 2023 अक्टूबर नवंबर में ही हैं अभी, और इसी तरह कमलनाथ जी को देखकर लगता है। तो दोनों ही दल जिस तरह से जोर लगा रहे हैं, ये बताता है कि 2023 का रण बहुत ही दिलचस्प होगा। आज इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले उन 3 सवालों पर नज़र डालिए जो बहुत अहम है और इस डिबेट को केंद्र में रखकर तैयार किए गए। सवाल नंबर 1, क्या निकाय चुनाव से 2023 की जमीन तैयार हो रही है? सवाल नंबर 2, क्या छिंदवाड़ा जीतकर बीजेपी कमलनाथ पर दबाव बनाना चाहती है? सवाल नंबर 3, क्या निकाय चुनाव में जीत हार का असर विधानसभा चुनाव में दिखेगा? तो ये वो सवाल हैं, और छिंदवाड़ा एक ऐसा दुर्ग है, एक ऐसा किला है, एक ऐसा गढ़ है जहां बीजेपी अपना परचम फहराकर ये मैसेज देना चाहती है
कि कांग्रेस के नेतृत्वकर्ता कमलनाथ जी के गढ़ में बीजेपी ने सेंध लगा ली है, और वहीं कमलनाथ जी और उनकी पूरी टीम यानी कांग्रेस ये मैसेज देना चाहती है कि कितने भी जोर लगा लीजिए लेकिन छिंदवाड़ा में कांग्रेस कांग्रेस और कांग्रेस की ही गूंज सुनाई देगी। अब ये तो नतीजे बताएंगे। ये जो पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव का ये एक छोटा मंजर तैयार हो रहा है, और बहुत ही अहम भी इस मायने में है कि ये एक और मौका देगा बीजेपी और कांग्रेस को एक दूसरे पर हमले करने का भी और एक दूसरे पर बढ़त बनाने के दावों का भी। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ हैं भोपाल स्टूडियो में मनोज सैनी, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, पॉलिटिकल एडिटर। बहुत स्वागत है मनोज। अब्बास हफीज साहब हैं, कांग्रेस के युवा नेता, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग, उनका बहुत स्वागत। और पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं, सीनियर लीडर बीजेपी, प्रवक्ता बीजेपी, मोटिवेशनल स्पीकर और लेखक। बहुत स्वागत है पंकज जी आपका भी। मनोज, किस तरह आप देखते हैं चुनावी रण? बहुत दिलचस्प है 2023 का, लेकिन उसके पहले एक और मंजर हमने देखा, छोटा सा ही, लेकिन ऐसा लगा कि दोनों ही दल, इधर प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी मैदान में हैं, वीडी शर्मा जी मैदान में, मुख्यमंत्री तो चुनाव के लिए हमेशा अपने को तैयार रखते ही हैं। किस तरह देखते हैं आप? देखिए, चुनाव बहुत अलग है, इसलिए भी अलग है क्योंकि जहां जहां चुनाव होना है 46 सीटों पर, जिसमें नगर पालिका भी है, नगर परिषद भी, पर अधिकांश वो स्थान है जहां एसटी यानी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। चाहे हम बात कर लें छिंदवाड़ा की या फिर बात सिवनी की करें, मंडला, डिंडोरी, अलीराजपुर, झाबुआ, ये सब वो स्थान है जो आदिवासी अंचल में आते हैं। और कितनी गंभीरता है इन चुनाव को लेकर, इससे ही समझ लीजिए आप कि इससे पहले हमने देखा कि हितानंद शर्मा होकर आ गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मंडला में एक सभा तो नहीं की उन्होंने, लेकिन मुलाकात कर ली, जिस तरह का काम संगठन करता है। उसी तरह जामवाल साहब को हम देखें कि अलीराजपुर होकर आ गए, बीडी शर्मा लगातार है, शिवराज जी लगातार बने हुए, और एक तरफ कमलनाथ छिंदवाड़ा में है। छिंदवाड़ा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि पिछली बार जब चुनाव हुए तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी तो नहीं, कांग्रेस ने जीत हासिल की, और हाल ही में जो नगर निगम के चुनाव हुए उसमें भी छिंदवाड़ा सीट जीतने में कमलनाथ सफल रहे। तो वो सफलता की अपनी कहानी को गढ़ना चाहते, आगे बढ़ाना चाहते, क्योंकि यहीं से वो मैसेज जाएगा 2023 का, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे। और यही चिंता भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी है। पहली बार जब अभी चुनाव हुए निकाय के और पंचायत के, तो दावा है कि 85% चुनाव वो जीते। निगम में हार का सामना करना पड़ा। अब 16 नगर पालिका है, तो अधिकांश पर बीजेपी भी अपनी बढ़त बनाना चाहती, लेकिन सीधे तौर पर जिसकी भी बढ़त इसमें बनती हुई दिखाई देगी, वो ये साफ करेगा कि आखिर 2023 का जो रास्ता है उस पर कौन आगे बढ़ेगा। और इसीलिए दोनों ही दल अपने अपने तरीके से मैदान में नजर। बिल्कुल, और मंजर बिल्कुल चुनावी, जैसे आप विधानसभा चुनाव का देखते हैं, लोकसभा चुनाव का देखते हैं, उसी शैली में रोड शोज हैं, रैलियां हैं, लोगों से 1-to-1 संवाद है। तो ये बताता है कि मध्य प्रदेश में कोई भी अपनी 1 इंच ज़मीन छोड़ने के लिए दोनों ही दल, दोनों में से कोई भी तैयार नहीं। अब्बास हफीज साहब, पूरा जोर, पूरी ताकत, पूरा अपना जो कुछ भी एक हमारे पास यानी कांग्रेस के पास जो कुछ भी है, यही बीजेपी के पास जो कुछ है, पूरा आपने लगा दिया है दांव पर। देखिए शरद जी, सबसे पहली बात यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक मैसेज देने की कोशिश में है कि छिंदवाड़े में उन्होंने सेंधमारी कर ली, लेकिन ये इससे पहले भी था। हमने नगरीय निकाय के समय खूब चर्चा करी, भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री सरकार के पहुंचे वहां पर और ये कहकर आए वहां कि मेरे पास ना आपने विधायक दिए मुझे, ना सांसद दिए, तो आज कम से कम महापौर दे दीजिए। जनता ने उस पर भी नकार दिया, क्योंकि जनता को वो क्या छिंदवाड़ा मॉडल के सामने सीहोर मॉडल अगर लाके दिखाएंगे जो उन्होंने खुद तैयार किया है, या विदिशा मॉडल उन्होंने तैयार किया है जो 15-20 सालों के अंदर, तो जनता नकारेगी। जनता के सामने जो रिजल्ट्स हैं वो हैं, जनता के सामने एंड प्रोडक्ट्स हैं। कमलनाथ जी पर विश्वास है, और विश्वास का वो एक तरह से कभी कोई तुलना नहीं हो सकती है जिनके दिलों के अंदर कमलनाथ जी रहते हैं। काम किया है उनको लेकर। अब आज की तारीख के अंदर याचना की जा रही है, शिवराज जी जा रहे हैं, वीडी शर्मा जी जा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कम से कम पार्षद दे दो तो विकास करेंगे यहाँ पर इन नगर पालिकाओं में, नगर परिषदों में। क्या विकास के लिए जनता इतनी ज़्यादा मासूम भोलीभाली नहीं है कि जो इस बात को मान ले कि विकास इसलिए रुका हुआ था क्योंकि जनता ने विधायक और सांसद भाजपा के नहीं चुने, और चुने भी पिछले विधानसभा में, आए भी, इससे पहले भी आए। तो ये सबसे पहला खुद अपने आप में सेल्फ गोल है कि आप खुद कहो कि यहाँ पर काम ऐसा करेंगे कि मिसाली काम हो जाएगा। तो आज किसने रोका हुआ था? इतने सालों में किसने रोका हुआ था? मतलब साफ है, इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, जनता के लिए कोई काम नहीं किए।
और काम करने के लिए जो आड़ आती रही बीच में, वो विंडिक्टिव पॉलिटिक्स आती रही कि श्रेय कमलनाथ जी को नहीं चला। जनता जानती है कि उनके नेता कमलनाथ जी आराम से अपने हिसाब से काम कराने में सक्षम है, इसलिए जनता अपना मन बना चुकी है। आज पूरा ध्यान जो चुनाव के मैदानों में लगा जा रहा है, काश इस ध्यान को पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के कल्याण में लगा देती, मध्य प्रदेश की जो आर्थिक तबाही है उसको सही करने में लगा देती, तो शायद ये मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। जनता ने अपना रुख बना लिया है और कमलनाथ जी कहते हैं ये रिहर्सल है, तो रिहर्सल हम भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, परिणाम इनको भी दिख जाएंगे, हमको भी दिख जाएंगे। दोनों पार्टियां रिहर्सल कर रही हैं, ऐसा दावा है अब्बास हफीज साहब का, और पूर्वाभ्यास के नतीजे तो 2023 में ही मिलेंगे। अभी बेहिचक पूर्वाभ्यास है, लेकिन रियल से किसी मायने में कम नहीं है। पंकज जी। सर जी, भारतीय जनता पार्टी रिहर्सल नहीं करती सर, क्योंकि हम अभिनय नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी और आप जब काम करते हैं फिर आपको रिहर्सल की आवश्यकता नहीं। पूर्वाभ्यास तब लगता है जब आपका अभ्यास कमजोर हो। और भारतीय जनता पार्टी का माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में जन सेवा का अभ्यास पूर्ण है, और इसीलिए मध्य प्रदेश में आर्थिक तबाही शब्द आया अभी डिबेट में। 29 से अधिक की विकास दर, देश के 28 राज्यों में सबसे अधिक। 11 लाख करोड़ की जीएसडीपी, प्रति व्यक्ति आय जो 2003 में 33,000 थी वो अब 1,24,000 रुपए। दलहन तिलहन तमाम विषयों पर मध्य प्रदेश टॉप 5 स्टेट में। सड़कों का विकास, बिजली, सड़क, पानी, तमाम सारी सुविधाएं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को लेकर कई सारे इश्यूज हैं जो पॉजिटिव डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश में अन्य क्षेत्रों में विकास की अपार संभावना है। और इसीलिए मध्य प्रदेश को कई भारत सरकार के कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त होते हैं। आर्थिक तबाही शरद जी, मध्य प्रदेश में 11 जिलों में चुनाव है, और संयोग से अधिकतर जो चुनाव है वो हमारे जनजाति बाहुल क्षेत्र में है। तो खाली छिंदवाड़ा का विषय नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी पूरे मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं के मध्य जनता बीच अपनी बातचीत रख रहे हैं। एक शब्द आया याचना, यस सत्य है, हम याचना करते हैं क्योंकि जनता जनार्दन है। हम उनसे अनुनय करते हैं, याचना करते हैं, विनय करते हैं, आग्रह करते हैं, यही लोकतंत्र है। और ये राजनीतिक दल के नाते भारतीय जनता पार्टी का अधिकार है कि अपना पक्ष रखें, उनसे आग्रह करें। और हम लोग बहुत कृतज्ञ हैं आम मध्य प्रदेश की आम जनता जनार्दन के, कि जो सदा भारतीय जनता पार्टी पर जब भी लोकतंत्र का यज्ञ आता है तो अपनी कृपा बरसाती है, और कांग्रेस राजनीतिक रूप से भस्म हो जाती शरद जी, वो प्राप्त नहीं कर पाती जिसकी अभिलाषा आकांक्षा कांग्रेस पार्टी की होती है। और कारण बहुत स्पष्ट है शरद जी, कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को 2003 से जब भी अवसर मिला, भारतीय जनता पार्टी के कमल के चुनाव चिन्ह को चुना और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि को सेवा करने का अवसर दिया, और उन्होंने उसके परिणाम दिए। जनजातीय यदि क्षेत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जिसकी भूमि से जनजातीय गौरव दिवस की बातचीत की गई। मध्य प्रदेश में 65 के प्रावधान, 1998 का पैसा एक्ट था तो 2003 तक देवेश सिंह ने लागू नहीं किया। 11 प्रावधान शिवराज सिंह चौहान जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू किए, और बचे 4 प्रावधान भी लागू किए गए। जनजाति नायक नायिकाओं प्रतिमानों को सम्मानित किया, गौरवित किया गया। और ये सब शब्द इसलिए किया गया कि मत हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है परिवर्तन। और हम हमेशा गर्व से कहते हैं कि जनजाति बंधु भगनी शायद कांग्रेस पार्टी के लिए वोट बैंक हो सकते हैं, मत प्राप्त करने का उपकरण हो सकते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी के लिए वो परिवार का अविभाज्य अंग है। मत मिले ना मिले उनका मत है जी, पर हम हमारे सेवा कार्यों में थोड़ी कमी लाएंगे। जो हमारे उद्देश्य है, जो लक्ष्य जनजाति बंधुओं को आगे लेकर जाने का जी, चाहे उनके उपचार के विषय हो, शिक्षा के विषय हो, घर घर अनाज बांटने की व्यवस्था है। जनजाति बंधु भगनी यदि उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहता है, आईएएस, आईपीएस, मेडिकल इंजीनियरिंग, दुनिया में कहीं पढ़ना चाहता हूँ, मोहम्मद शिवराज जी उनके साथ खड़े हैं कि आप धन की चिंता मत करना, कोई अभाव नहीं आएगा, आपने प्रतिभा है तो जी। सेवा का भाव कहने के अंदर बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि जनजातीय वर्ग जो है उसकी तरफ जो समाप्त कर लें, वो समाप्त कर लें, सुन लीजिए उनको, सुन लीजिए। मैं और ये आप देखिए शरद जी कि कल हमारे संस्थापक श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती है। मुख्यमंत्री जी झाबुआ में रहेंगे, प्रधानमंत्री जी का मन की कार्यक्रम बातचीत है वहां सुनेंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी छिंदवाड़ा में है। और ये परिपाटी भारतीय जनता पार्टी शरद जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हवाई राजनीति नहीं है कि हेलीकॉप्टर से आया, हेलीकॉप्टर से चलेगा, मौका मिला सभा कर ली, नहीं तो नहीं करी, गाड़ी बैठ कर उड़ गए। जनता के बीच रहते हैं और सीधे जनता उनको अपना मानती है जी। सदन में एक लोकसभा के अंदर एक सदस्य ने बड़ी अच्छी मांग करी थी कि निरंतर चुनाव होते रहना चाहिए, ताकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके मंत्री जनता के बीच में रहेंगे, कीमतें जो हैं वो स्थिर रहेंगी, बढ़ेंगी नहीं। जहां चुनाव खत्म हो जाता है वहां सारी चीज़ें होती परेशानी की हैं। आज मध्य प्रदेश के बजट से बढ़ के उसके ऊपर कर्जा है, निरंतर कर्जा लिया जा रहा है।
हम घंटों के हिसाब से ब्याज के अंदर बढ़ोतरी करते जा रहे हैं। जितना हम ब्याज दे रहे हैं, आज महंगे ब्याज के रेट के ऊपर हमें कर्ज लेना पड़ रहा है, लेकिन आपको मैंने टोका नहीं। तो दूसरी बात यह है कि बड़ी अच्छा लगता है सुन जनजाति बंधु। अरे जनजातीय बंधुओं में से अगर आप देखें, उनकी सबसे ज्यादा बच्चियां मध्य प्रदेश में गायब हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों ने इनकी पोल खोल के रख दी है, जितना उन पर अत्याचार हो रहा है। ये काम आपका बोल रहा है। अगर मुख्यमंत्री ने काम किया होता 18-20 सालों के अंदर, जरूरत नहीं पड़ती इतना बखान करने की, जरूरत नहीं पड़ती इतना जाने की। जिन्होंने पट्टे छीने 2.5 से 3 लाख पट्टे हमारे जनजाति बंधुओं को, आदिवासी बंधुओं को, आदिवासी कहने में शर्माइए मत, आदि काल से हैं वो यहाँ पर आदिवासी बंधुओं के जब पट्टे छीने का, वही मध्य प्रदेश के अंदर ही हुआ था। जिस कांग्रेस की सरकार ने पट्टा देने का काम किया, उसको छीनने का काम इन लोगों ने किया। आज जनजातीय बंधु, आदिवासी समुदाय जानता है। जी शरद जी, बड़ा जनजाति की बात कर रहे हैं। अभी देश में जब जनजाति वर्ग की हमारी एक बहन राष्ट्रपति जैसे पद के चुनाव मैदान में थी, तो पूरी पीएस संगमा का विरोध आपकी पार्टी के लोगों ने आप ही की तरफ से करी थी। सुन लीजिए, कांग्रेस के नेताओं ने उनको आस्तीन का सांप कहा। जनजाति विधायकों, कांग्रेस के 19 विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू जी के पक्ष में मतदान किया, तो इन्हीं के नेता उनको आस्तीन का सांप कहते हैं। ये इनकी सोच है जनजाति बंधुओं के प्रति। शर्म आना चाहिए। मैं जवाब देना चाहता हूं, आस्तीन का सांप कहते हैं उनको आप। मैं जवाब देना चाहता हूं, सुन लीजिए पंकज जी, सुन लीजिए। अगर किसी ने कोई टिप्पणी करी तो वह आदिवासी समुदाय के नेताओं ने करी, और उसको पार्टी से ऊपर रख के देखते हैं आदिवासी समुदाय के लोग। कांग्रेस पार्टी के किसी और नेता ने नहीं कहा। पीएस संगमा ने शरद जी चुनाव लड़ने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी के 22 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग। एक अलग सवाल पर कैंडिडेट वो आपके थे। एक अलग सवाल पर आते हैं मनोज जी। मध्य प्रदेश के जनजातीय बहुल इलाकों में रीजनल एस्पिरेशंस का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते मैदान में कई राजनीतिक दल उतरे हैं। इस समय बात करें तो जयेश है, अगर आप झाबुआ और उससे लगे आदिवासी इलाकों में देखें। महाकौशल की बात करें तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने एक समय अपना इकबाल बड़ी ताकत से बुलंद किया था, लेकिन ये सब भारतीय जनता पार्टी में विलीन हो गए। अभी भी ऐसा माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में एक भीतर एक ट्राइबल मूवमेंट आकार ले रहा है, और जिस पर बीजेपी की भी निगाह है, कांग्रेस की भी निगाह है। और कांग्रेस ये मानती है कि ये मूवमेंट जो है उसको पॉलिटिकली बेनिफिटेड, उसको कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ पहुंचा सकता है, और बीजेपी से इस रूप में देखती है कि आदिवासियों को बरगलाया जा रहा है, उनको बीजेपी को लेकर कहीं एक दुष्प्रचार उनमें किया जा रहा है। और इसमें ये भी दावा सामने आता है, और जो भीतर अंदर खाने की खबरें हैं, कि कुछ और भी ऐसे इसमें संगठन सक्रिय हैं जो कहीं ना कहीं आदिवासियों के बीच में इस तरह की कि आप अपने सेंटिमेंट्स को आगे बढ़ाइए, आप अपने वजूद को लेकर आगे बढ़िए, जिस पर बीजेपी की क्या आप देखते हैं यही वजह है कि एकदम से बीजेपी बीते कुछ महीनों में ट्राइबल इलाकों में बहुत तेज़ी से सक्रिय हुई है। और अभी जो हम मंजर देख रहे हैं वो तो ज़बरदस्त है कि पूरा बीजेपी संगठन, मुखिया, प्रदेश संगठन के मुखिया ने अपनी ताकत पूरी झोंक दी। बिल्कुल निश्चित रूप से। देखिए, जयस ने एक अलग तरह से काम किया है। कुछ दिन पहले भोपाल में एक बैठक भी हुई, उस बैठक में हम भी पहुंचे थे, तो समझ आ रहा है कि जयस का जो युवा वर्ग है, खासकर आदिवासी अंचल का यूथ वर्ग है, वो उसको जोड़ने में कुछ हद तक कामयाब होती नजर आ रहा है, और यही भारतीय जनता पार्टी के भीतर चिंता का विषय। दूसरी तरफ कांग्रेस, खुद कमलनाथ ये कह रहे हैं कि जयस तो निश्चित रूप से हमारे साथ है, और जयस के लोग मुझसे मिलते रहते हैं, ये बाकायदा ऑन रिकॉर्ड उनका बयान है। तो फिर ये चिंता बढ़ेगी भारतीय जनता पार्टी के भीतर, और इसीलिए अभी एक बैठक भी हुई, बीजेपी की राजनीतिक समिति की बैठक हुई, उसमें भी यही सब बातें आई कि जयस जैसे जो संगठन है वो कहीं ना कहीं एक बढ़त की तरफ, या ये कहा जाए कि वो उसका प्रभाव भारतीय जनता पार्टी पर पड़ सकता है। तो लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ा चिंता का विषय भी है, जिसका जिक्र तो करना उचित नहीं होगा, लेकिन जयस के साथ कुछ ऐसे लोग जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया है, वो कहीं और भी ले जाना चाह रहा है, जिसकी चिंता भी बीजेपी में दिखाई दे रही है। पिछली बार जब 2018 के चुनाव हुए तो 47 में से 33 सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की, एक बड़ा वर्ग कांग्रेस के साथ जुड़ गया। लेकिन इस बीच में चाहे राष्ट्रपति पद की बात करें या तमाम तरह की चीज़ें, लेकिन उसमें 19 विधायक ऐसे रहे जो कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ वोट कर दिए, जैसा कहा जा रहा है। तो ये सब चिंता दोनों ही तरफ दिखाई देती है, और इसीलिए आदिवासी अंचल को केंद्र में रखा, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। बीजेपी के लिए ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि पिछली बार 2018 में बड़ा नुकसान हुआ था। पहले पंकज जी मैं एक छोटी रिएक्शन आपकी लूँगा, क्या आपके पास भी ऐसी कुछ जानकारी है कि मध्य प्रदेश में ट्राइबल, और कुछ अभी स्पष्ट नहीं है,
लेकिन एक इक्वेशन बन रही है या बनाने की कोशिश की जा रही है, और कोशिश ये भी है कि इसका फायदा बीजेपी को ना मिले। क्या इस तरह की कोई रिपोर्ट बीजेपी के पास है? आप जितनी अपनी मर्यादा के भीतर इस पर टिप्पणी कर सकें। देखिए शरद जी, राजनीति विशेषकर चुनावी राजनीति वो बहुत सारे गुणा भाग और कई सारे समीकरणों का खेल है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस बात को लेकर चिंता नहीं करती। चिंतन और मनन करती है कि प्रतिपक्ष के रूप में जो भी राजनीतिक समीकरण भारतीय जनता पार्टी के प्रतिपक्ष में हो सकते हैं, उनके लिए क्या तैयारी करना। उसके लिए सबसे श्रेष्ठ योजना जो भारतीय जनता पार्टी की होती है वो होती है कि अपनी सेवा की लकीर इतनी लंबी खींचिए, और हम उसी पर काम करते हैं। हम कभी कोशिश नहीं करते कि प्रतिपक्ष की जो लाइन है उसकी छोटी करें। हम ये कोशिश करते हैं कि सेवा कार्यों से, विकास कार्यों से भारतीय जनता पार्टी सरकार, भारतीय जनता पार्टी परिवार की लकीर इतनी लंबी हो कि कोई कितने भी प्रयास कर ले पर कोई भी समीकरण उस पर प्रभाव ना डाल पाए। तो ये राजनीतिक विषय शरद जी, और इस प्रकार की चीजें होती रहती हैं, तो उसको भारतीय जनता पार्टी अन्यथा ना तो लेती है और ना ही हम उसकी चिंता करते हैं। हम लोग पर चिंतन जरूर करते हैं, प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी पक्ष की नीति क्या होना चाहिए, क्या जो हमने अब तक श्रेष्ठ किया उसको कैसे सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं, कौन से वो बिंदु हैं जो पिछले बार के जो परिणाम थे, जैसा मनोज ने जिक्र किया, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं थे। 47 विधानसभा सीटों की बात करें, अब और क्या श्रेष्ठ किया जा सकता है, कहां पर हम चूक गए जिसमें सुधार करने की आवश्यकता है, वो कौन कौन से बिंदु हैं जिन पर हम प्रबलता के साथ अपना पक्ष रख सकते हैं, सजगता के साथ अपनी बातचीत रख सकते हैं। तो इस प्रकार की चीजें राजनीति में शरद जी आती है। और जहां तक जीजीपी या जयस का विषय, तो शरद जी हम ऐसा मानते हैं भाजपा पक्ष की ओर से कि लोकतंत्र है, जयस को या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हो या अन्य कोई संगठन हो जो जनजातीय क्षेत्र में काम करते हैं, उनको पूरा पूरा अधिकार है। डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उनको अधिकार है, तो वो अपना कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सही कहा पंकज जी आपने। अब्बास साहब, क्या इस बार कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि वो कुछ इक्वेशंस के फार्मूले लेकर आए? डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, सियासत में ये होता है, नई बात नहीं है। ऐसे इक्वेशंस हमने देखे हैं, बिहार में देखा है, उत्तर प्रदेश में देखा है। चूंकि मध्य प्रदेश बाइपोलर पॉलिटिक्स है, इसलिए यहाँ पर इस तरह की इक्वेशंस दोनों ही पार्टियाँ खुद डिफ्यूज कर देती हैं। अगर कोई इक्वेशन उभरने की कोशिश करता है, चाहे वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हो या जयेस हो, क्योंकि दोनों पार्टियाँ हिस्सेदारी नहीं चाहती हैं, तो लेकिन फिर भी क्या इस बार आपको लगता है कि कुछ, क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि आप ऐसे इक्वेशंस तैयार कर रहे हैं जो एक गणित बनकर, सियासी गणित बनकर बीजेपी को नुकसान पहुंचा है? देखिए शरद जी, माननीय कमलनाथ जी की स्ट्रैटेजीज बहुत सारी हैं इस तरह की जो होती हैं, जिसको हम 2018 के चुनाव के अंदर लागू करके फ़ायदा भी उठाया। और जाहिर सी बात है कि चुनाव में एक साल है तो बहुत सी स्ट्रैटेजी अभी प्रोसेस के अंदर हैं जो बन रही हैं, और सार्वजनिक हर चीज़ को तो कोई भी नहीं कर सकता है कि क्या उसकी रणनीति है। लेकिन आज सबसे बड़ा विषय है जो आपका सवाल है इक्वेशंस को लेकर। इक्वेशंस किसके टूट रहे हैं, किसके बन रहे हैं, अगर आप राष्ट्रीय पटल पर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। पुराने घटक दल भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ के हट रहे हैं। आज ये ऐसे लोग हो गए हैं कि इनके साथ जुड़ने को कोई तैयार नहीं है। पुराने लोगों ने साथ छोड़ दिया राज्य के अलग अलग रीजन्स के अंदर, और कांग्रेस पार्टी के साथ एक क्या कह सकते हैं कि हम उसको रैलिंग पॉइंट जो है, लेकिन वो उस रैलिंग पॉइंट तो के बहुत रास आ रही है बीजेपी। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपना नुकसान करेगी। जितने लोगों को ले गई है उन सारी सीट्स के ऊपर परेशानी है। किसको टिकट देंगे? पवैया साहब को टिकट देंगे या प्रद्युम्न सिंह तोमर जी को टिकट देंगे? ऐसी बहुत सारी समस्याएं इनके साथ हैं। जो करते थे गुटबाजी वो चले गए हैं। आज बड़ा विषय है, हम जो मूल मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे कि आज जनता सवाल कर रही है इनसे, जहां जिन क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जा रहे हैं, क्या उनकी जनता के सवालों के जवाब दे पा रहे हैं? अभी भी वादे कर रहे हैं। बड़े दावे करने का समय था जो धरातल के ऊपर हो, लेकिन उसके अंदर दावे खोखले हैं। तो ये वादों पर जनता नहीं आने वाली है, और जनता इस बात का सवाल पूछ रही है कि आपने उनके लिए क्या किया 20 सालों के अंदर। और 20 साल अगर कुछ नहीं बताने के लिए नहीं है और सिर्फ कांग्रेस को कोसना पीटना है तो फिर अफसोस की बात है। आखिरी बात ये कहूंगा कि अधिकारियों पर कार्रवाई मैंने आपके पैकेज में देखी। अपनी नाकामी को अधिकारी कर्मचारियों पर डालने का काम जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, सरकार के अंदर जो बैठे हैं, ये जनता इसको समझती है अच्छे से कि गलती इसकी है। हमने अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई देख ली पर किसी मंत्री पर कार्रवाई अभी तक नहीं देखी है। आज वैसे मुख्यमंत्री जी ने बुरहानपुर कलेक्टर की तारीफ भी की है, और शायद इसके जरिए, शायद क्या बहुत साफ है, उन्होंने मैसेज भी दिया है कि दंड और पुरस्कार, जो अंग्रेजी की एक कहावत है कि खरगोश के सामने, यहाँ मैं नहीं कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा कि कोई खरगोश है, लेकिन गाजर और छड़ी, दिस इज़ दी एक बड़ी अच्छी विन विन सिचुएशन होती है। तो इस तरह का उन्होंने संकेत भी दिया है। उन्होंने कहा बहुत बेहतरीन काम किया है बुरहानपुर कलेक्टर ने, और मुझे ये कहने में सार्वजनिक तौर पर मंच से संकोच नहीं है। बहरहाल, लेकिन इतना तय है कि ये चुनाव बहुत दिलचस्प हो रहा है, क्योंकि दोनों पार्टियां बहुत इस बार फैक्ट बेस्ड स्ट्रैटेजी के साथ मैदान में उतरी हैं,
और एक एक इंच ज़मीन पर काम हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जैसे एक विद्यार्थी जब अपनी परीक्षा के लिए अपेयर होता है तो उसका चैन पूरी तरह से गायब हो जाता है और उसके चेहरे पर एक अलग किस्म की, जिसको तो मैं कहूँगा एक संतत्व किस्म की गंभीरता होती है। दोनों ही दलों के प्रमुख राजनेताओं के चेहरे पर मैं वैसी गंभीरता देख रहा हूँ और वो बिल्कुल भी ये मान रहे हैं कि हमें कोई कसर नहीं छोड़नी है। और ये बताता है कि मध्य प्रदेश का, बार बार हम दोहराते हैं कि चुनावी रण काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने 2018 के जो नतीजे देखे हैं वो किसी भी स्थिति में इस बार कोई भी अपने बंकर, अपना मैदान बिल्कुल उसको छोड़ने के लिए राजी नहीं। बहुत शुक्रिया पंकज जी, बहुत शुक्रिया करता हूं अब्बास हफीज़ साहब, बहुत धन्यवाद मनोज जी। आगे देखिए अफसरनामा, बहुत ही रोचक है आज का अफसरनामा, जिसमें 30 साल के एक ऐसे युवा IPS ऑफिसर से हम आपको मिलवा रहे हैं जिन्होंने सफलता, तथाकथित असफलता और जीवन दर्शन पर बड़े ही शानदार विजन के साथ वो सामने आए हैं। वर्तमान में वो ADC टू गवर्नर हैं, 2016 बैच के IPS ऑफिसर हैं। ज़रूर देखिए अगम जैन के साथ अफसरनामा। नमस्कार।